तो कल आपने ओएसपीएफ के बारे में पढ़ रहे थे। ओएसपीएफ के बारे में हमने कुछ बेसिक चीजें जानी थी कि भाई जो राउटर्स होते हैं यहाँ पर, मैंने बोला R1, अभी समझना R1 है यहाँ पर एक लोकल, ये टी बनाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम पूरी डायग्राम नहीं बनाते, इसे क्या बोलते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है यहाँ पर लैन। ठीक है, डायग्राम्स रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बॉस क्या हुआ, जैसे R1 है, मैंने बोला बस मैंने ओएसपीएफ चलाया तो क्या होगा यहाँ पर, मैंने सब में ओएसपीएफ चलाया, अभी तक नेबर ने कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं करी। तो मैंने कल चीजें बताई थी, ओएसपीएफ क्या काम करता है। पहले ओएसपीएफ जब चला दो तो पहले नेबरशिप फॉर्म करता है। क्या करता है, लिखा हुआ है यहाँ पर अभी नेबरशिप के बारे में कुछ। पहले वो R1 और R2 नेबर बनेंगे, उसके बाद ही R1 एडवर्टाइज करेगा R2 को अपने। पर R2 जो यहाँ पर R3 के साथ भी नेबरशिप बनेगा तो R1 के जो एलएसए आ रहे हैं वो आगे भी फॉरवर्ड करेगा और खुद के एलएसए भी आगे फॉरवर्ड करेगा। मैंने बोला यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 इंटरफेसेस हैं R1 के पास। तो उसने इस इंटरफेस के लिए एक अलग एलएसए बना रखा होगा, इस इंटरफेस के लिए एक अलग एलएसए, इस इंटरफेस में जो नेटवर्क है उसके लिए एक अलग एलएसए होगा। और जो ये एलएसएस होते हैं R1 में, एक टेबल होती है LSDB। क्या होती है, LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस। इसके अंदर ये तीनों एलएसए होंगे R1 के। ठीक है, अब ये एलएस ऐसे R2 यहाँ पर है, R2 के पास भी LSDB टेबल होती है, मतलब जिसमें ओएसपीएफ चलाते हो, और ओएसपीएफ के पास कंसेप्ट होता है LSDB, यानी लिंक स्टेट डेटाबेस। यहाँ पर R2 दो दो यहाँ पर नेटवर्क से कनेक्टेड है इंटरफेस में, तो इसके पास स्टार्टिंग में 2 एलएसए होंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब देखो R1 ने ये इस इंटरफेस के बारे में जो एलएसए था वो उसने आगे फॉरवर्ड किया R2 को, ये सुनेगा भी, अडैप्ट भी करेगा, और ये जो एलएसए R1 ने भेजा था ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। ऐसे हर एक राउटर को ये फॉरवर्ड होते हुए सबके पास क्या बन जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ये सेम एलएसए R1 का हर एक राउटर के पास पहुंच जाएगा। तो पूरे नेटवर्क में पता चल जाएगा भाई R1 एक राउटर है, उसके पास ये, किसी को उसने, हाँ, किसी को इस नेटवर्क में डेटा भेजा तो R1 के पास भिजवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इन सबके पास जितने भी राउटर्स होंगे उन सबके पास एलएसडीबी टेबल होगी, और उन एलएसडीबी टेबल के अंदर खुद के एलएसए भी होंगे, प्लस जो बाकी राउटर्स उस नेटवर्क के अंदर जो एलएसए फॉरवर्ड कर रहे हैं वो भी उसी एलएसडीबी टेबल में जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, सबके पास एक कॉमन कनेक्टिविटी मैप होगा। जो एलएसडीबी टेबल तरीके से कनेक्टिविटी मैप बना रही है हमारे, सबको एक दूसरे के बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन पता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब शेयर हो गई। अब उसके बाद R1 देखो, R1 जो है उसके पास जो R4 से नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ पर 2 रास्ते आ रहे हैं, एक आ रहा है R2 के जरिए R3 R4 ऐसे पहुंचने का, एक और रास्ता आ रहा है R5 से होते हुए। अब R1 अपने हिसाब से बेस्ट पाथ देखेगा कि भाई एल से तो सारे नेटवर्क के पूरे पता चल गए भाई ये रास्ते हैं। अब वो अपने हिसाब से बेस्ट पाथ फॉलो करता है। तो जो हमारे पास देखो, पहले हमने नेबरशिप फॉर्म करी, फिर यहाँ पर दूसरी चीज क्या करते हैं, ये एलएसए शेयर करता है। क्या करता है, एलएसए शेयर यानी एडवर्टाइज करता है। क्या करता है सर, और आखिरी में क्या होता है, वो याद करना, ये बताना क्या लिखा है। ये शॉर्टेस्ट जो बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं ना, वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ओएसपीएफ के अंदर कंसेप्ट है कि एक एल्गोरिथम है जिससे वो बेस्ट पाथ फाइंड करता है। वो एल्गोरिथम का नाम क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट वैसे नाम है। ठीक है, तो वो एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम फॉलो करते हुए आता है वो। क्लियर है, हाँ जी अभिषेक जी, थोड़ा याद आ रहा है ये कुछ ओएसपीएफ में कंसेप्ट, थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं बोला याद कर, जितनी बार पढ़ोगे रिवीजन इज द की टू सक्सेस। डन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक ओएसपीएफ की, कल हमने लैब नहीं करी थी, लैब से ही शुरुआत करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूँ, और फिर जो बाकी बचे हुए हमारे छोटे मोटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन हमने कल की क्लास में कर ली थी, आज हम एक लैब से शुरू करेंगे, फिर ओएसपीएफ में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम्म। कल भी हमने यहाँ पर कर ली थी वैसे ओएसपीएफ, है ना, कल हम ओएसपीएफ करके गए थे। तो मुझे ओएसपीएफ चलाना है एक एरिया के अंदर। क्या कमांड्स होती है, सबसे पहले तो मैं वापस बताना चाहूंगा, हम इंटरफेस में पहले तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं किया हुआ, वापस रिवीजन दे रहा हूँ एक बार इस लैब की। तो यहाँ पर देखो, ये मेरी कंपनी का नेटवर्क है जो ब्लू से बना रखा है, बहुत सारे राउटर लगा रखे हैं, 4 राउटर है, 4 अलग अलग ब्रांच के राउटर्स है। तो मैं इनके बीच में ही यहाँ पर राउटिंग करवाना चाहता हूँ, डायनेमिक राउटिंग, मेरा ही खुद का नेटवर्क है।
ये ब्रांच 1 है, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 और डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी नेट इंटरलिंक्ड है। डन है। तो चलो R1 से चलते हैं। रवि जी आप ही हेल्प करोगे, ठीक है। OSPF की कमांड याद है, लिखिए कुछ कमांड्स। हाँ जी, कमांड्स याद है सर? कहीं कहीं कॉपी में लिखी भी है? देखो ढूंढो फटाफट से, तुम ही हेल्प करोगे। अभी देखो, अभी यहाँ पर पहले हमें क्या करना है बॉस, हमें पहले नहीं, पहले हमें इंटरफेस में आईपी देनी है और यहाँ पर नॉर्मल तारे लगा रखी है, बस राउटर्स में कनेक्टिविटी पहुंचा रखी है। आईपी देते हुए चलेंगे फटाफट से। रविंद्र जी डरना नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा रवि जी, ठीक है। तो अभी मैं कौन से राउटर में हूँ? ठीक है, समझते हुए चलना, ठीक है। क्या टाइप करूंगा? इनेबल कॉन्फिग। अब मुझे इंटरफेस में आईपी देनी है। सबसे पहले पहले मैं चेक कर लेता हूँ इंटरफेस में आईपी है भी या नहीं। क्या कमांड होती है? कॉपी में लिखते हुए चलना है यहाँ पर ऐसे कमांड, ताकि दिमाग में भी रहे। ठीक है, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ राउटर की कमांड है। इससे पता चलता है राउटर के कौन कौन से इंटरफेस में आईपी दे रखी है या नहीं दे रखी। कोई नहीं अभिषेक जी, यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गिग 0/0 है। कोई किसी भी इंटरफेस में आईपी है नहीं, तो भाई आईपी देनी पड़ेगी ना। ट्रबल शूटिंग में ऐसे करते हैं भाई, क्यों प्रॉब्लम आ रही कि आईपी नहीं दे रखी है, क्या आईपी तुमने गलत दे रखी है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं। सीसीएनए में ट्रबल शूटिंग का नहीं, आपको कंसेप्ट की बारी आती है। सीसीएनपी में आपने देखा होगा ट्रबल शूटिंग भी आ रहा होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम। डन है, तो चलते हैं सर। इंटरफेस में आईपी नहीं है ना रवि जी, बताओ फिर कौन से इंटरफेस में आईपी देना स्टार्ट करें। इंटरफेस गिग 0/0 टाइप करूंगा, आईपी बताओ। आईपी है 12.1। फिर सबनेट मास्क, कौन सा सबनेट मास्क आया यहाँ पर, क्या प्रीफिक्स है? तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या होता है अभिषेक जी, क्या बनेगा? 252। ठीक है, फिर ठीक है, इस इंटरफेस में आईपी दे दी। फिर इंटरफेस कौन सा होगा राउटर 1 का? F1/0। ठीक है, फिर बताते रहो। 13.1 सबनेट मास्क। ठीक है, नो शटडाउन। डन, आईपी दे दी। ऐसी एक और इंटरफेस है हमारे पास R1 का। ये इंटरफेस मैंने बताया आखिरी में, जो कल की आप क्लास दिखोगे, ASBR ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ऐसा राउटर होता है जो आपके कंपनी के नेटवर्क को एक दूसरे नेटवर्क से जोड़ने में हेल्प करता है। यानी इस इंटरफेस से मेरा जो यहाँ पर R1 का गिग 3/0 वो मेरा ISP के राउटर से कनेक्टेड है। अब ISP के यहाँ थोड़ी चल रहा होगा OSPF, या पर अपना कुछ भी चल सकता है। उनका अपना एरिया होगा, हमें नहीं पता, तो उनका अपना नेटवर्क होता है। तो ये हमारे तरीके से ASBR है, ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, जो हमारी कंपनी के नेटवर्क को एक डिफरेंट नेटवर्क से जोड़ता है। ठीक है, अब देखो, तो इस इंटरफेस में अभी के लिए आईपी हम नहीं देते। ठीक है, अभी मुझे अपनी कंपनी के बीच में राउटिंग करानी है। अब देखो R1 पे मैंने दोनों इंटरफेस में आईपी दे दी। R2 पे चलते हैं। अब पहले नाम भी दे देते हैं यहाँ पर फटाफट से। R1 है ना ये? क्या मैं कमांड यहाँ चल जाएगी? हम्म, ठीक है, होस्ट नेम R1। अब चलते हैं हम कहाँ पर, R2 पे गए। इनेबल कॉन्फिग टी होस्ट नेम, पहले होस्ट नेम डालते हुए चलते हैं। तो होस्ट नेम तो सबको पता ही होना चाहिए कैसे डालते हैं। हम्म, इंटरफेस गिग 0/0 आईपी एड्रेस, बिल्कुल सही। फिर ठीक है, फिर इंटरफेस F1/0 10.0.24.1। फिर इनकम्प्लीट कमांड है 255 255 255 252 नो शट। डन है, ठीक है। फिर हम जाएंगे अब R4 पे। या एक्चुअली कोई नहीं, वो आपको बताया, वो नेटवर्क में आपने बना रखा है। तो आप इनेबल कॉन्फिग टी होस्ट नेम R4। ठीक है, इंटरफेस F1/0 आईपी एड्रेस
10.0.24.2 ठीक है, नो डन। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर एक दो और इंटरफेस है, आप बताओ। इसमें आईपी रेडिएशन 192.168.4.0 हाँ, 4 डॉट नेटवर्क आईडी है 254 254 255 255.0 बिल्कुल बिल्कुल नो डन है। ठीक है, ऐसी पीसी, हाँ बोलो, इसी इंटरफेस में इंटरफेस F2/0 IP एड्रेस 10.0.34.2 ठीक है, 255.255.255 ठीक है। अब इस वाले पीसी में भी आईपी एड्रेस चलते हैं 192.168.4.1 255 255 255 और डिफॉल्ट बन जाएगा 192.168.4.254। ठीक है, 254। ठीक है डन। अब चलेंगे R3 पे। इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R3 फिर इंटरफेस 2/0 IP एड्रेस 10.0.34.1 नो शट। ठीक है, ऐसी फिर इंटरफेस F1/0 F1/0 IP एड्रेस 10.0.13.2 ठीक है 255.255.255.252 नो शट। ठीक है, यहाँ पर हमने आईपीस दी थी, इंटरकनेक्टिविटी करवा दी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ओएसपीएफ नहीं चलाया और हमने बोला ये सिंगल एरिया ओएसपीएफ का बैकबोन एरिया जो एरिया 0। ठीक है, अब मुझे अब हर एरिया के अंदर क्या होता है, कॉमन एलएसडीबी टेबल होती है, कंसेप्ट ये होता है। एरिया आप, मैंने कल बताया था ओएसपीएफ में मल्टीपल एरिया भी बना सकते हो, बट सारे एरियाज को एरिया 0 से कनेक्ट होना कंपलसरी है। और अभी सीसीएनए में आपको एक ही एरिया में समझना है, कंसेप्ट जो मेन समझना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं एरिया 0 ले रखा है, तो मैं एरिया 0 के अंदर जितने भी हमारे राउटर्स होंगे उन सबके पास क्या होगी, कॉमन एलएसडीबी टेबल। और हर एक राउटर फिर उसी एलएसडीबी टेबल को देख के शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम चलाएगा, हर नेटवर्क तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ फाइंड करेगा। जो भी बेस्ट पाथ होगा वो आपकी मैट्रिक वैल्यू से शो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ओएसपीएफ मैंने बताया ना, सबसे पहले नेबरशिप फॉर्म करते हैं। अभी ओएसपीएफ चलाया नहीं, अभी देखो मैं यहाँ पर ओएसपीएफ चलाने वाला हूँ R1 पे, फिर यहाँ पर इसके आउटपुट देखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कमांड देखो, राउटर ओएसपीएफ, ओएसपीएफ के बाद क्या आता है हमारे वन, क्या है हमारा प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी आपकी कॉमन हो या ना हो कोई मतलब कि अलग भी हो सकती है, सेम भी होती है, कोई ऐसा डिफरेंस ऐसे नहीं कि सेम ही होनी चाहिए। एरिया कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मारा मैंने एक बारी, तो प्रोसेस ओएसपीएफ के बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पर, ये प्रोसेस आईडी बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पर 1 दे दिए। ठीक है, अब मैं फिर यहाँ पर नेटवर्क कमांड होती है सीधा, फिर बिल्कुल प्रोसेस आईडी। ठीक है, अब जैसे कि अब नेटवर्क कमांड को होता है कि कौन से इंटरफेस पे आपको ओएसपीएफ इनेबल करना है, उस इंटरफेस की यहाँ पर नेटवर्क आईडी बता दो। तो हम, हाँ, इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, वाइल्ड कार्ड मास्क। हाँ उल्टा, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होता है 0.3। ठीक है, और फिर एरिया बताते हैं, एरिया कौन सा है, एरिया 0, एक कॉमन एरिया। ऐसे एक और इंटरफेस है इसका, नेटवर्क। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर सब वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 ठीक है, एरिया 0। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर दोनों में ओएसपीएफ इनेबल हो गया होगा। ठीक है, ओएसपीएफ के हेलो मैसेज भेज रहा होगा, बट अभी सामने कोई नेबरशिप फॉर्म होगी नहीं, क्योंकि सामने तो ओएसपीएफ चलानी है। तो काम करते हैं R2 पे चलते हैं वापस क्लॉकवाइज। ठीक है, अब राउटर इसमें चलाना है, तो राउटर ओएसपीएफ कुछ भी ले लो, हमने 1 ले लिया वापस। ठीक है, नेटवर्क कमांड 10.0.12.0 ठीक है, जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, ठीक है, एरिया इसका ये इंटरफेस भी एरिया 0 को ही बिलोंग कर रहा है। फिर नेटवर्क कमांड वापस आएगी,
10.0.24.0 वाइड अब अभी देखना, अभी आपने एक चीज देखी यहाँ पर, मैं कमांड लिख रहा था बट एक सिस्लॉग जनरेट हुआ, एक इवेंट हुआ कुछ, उसने बताया, इसने क्या बताया यहाँ पर, ओएसपीएफ ने एडजस्ट वो फॉर्म करी, क्या फॉर्म करी, नेबरशिप। किसके साथ नेबर बनाई है, कैसे बता, जिसकी प्रोसेस आईडी 1 है, और नेबर कौन बना है इसका, 10.13 डॉट, एक सेकंड दीजिए। ये 24.1 बनना चाहिए, ये क्या शो कर रहा है, हमने आईपीसी दिया यहाँ पर। ये नीचे वाइड उसका तो कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड देना। ठीक है, ये पर चलाते हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर है, डन है। मैं आया R2 पे, तो देखो यहाँ पर ये कमांड थी 24.0 जिस भी इंटरफेस में हो और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो, फ्री, एरिया कौन सा बिलोंग करता है, डन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी OSPF एक्टिवेट हो गया इन दोनों इंटरफेस में। ऐसे ही यहाँ पर क्या करोगे आप, आर इसमें जाओगे R4 पे, OSPF इनेबल करोगे। क्या कमांड होती है बताओ, राउटर, OSPF 1 कुछ भी ले लो आप, प्रोसेस आईडी हम आपस में ले रहे हैं, नेटवर्क 10.0 10.0.24.0 जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, 0 एरिया कौन सा होगा, ठीक है। ऐसी फिर एक और नेटवर्क है, 10.0.24.0 वाइल्ड कार्ड बिल्कुल, 0.0.3 ठीक है। एरिया, 0 एरिया 0, ठीक है, ये कमांड थी, डन है। अब एक और इसमें इंटरफेस में ये जो gig0/0 इसमें भी चलाना पड़ेगा OSPF, फिर नेटवर्क कमांड 10.0 डॉट, सॉरी 192.168, 4.0 वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.0.255 बिल्कुल 255, और एरिया इसका भी क्या होगा, 0, ठीक है। बट हम चाहते हैं इसकी एडवर्टाइज तो करवाना, बट इसके थ्रू हम OSPF के मैसेजेस ना भेजे, क्योंकि इस तरफ राउटर ही नहीं है, तो हमें क्या बनाना पड़ता है, इंटरफेस का नाम क्या है, तो ये पैसिव इंटरफेस भी बन गया। अब चलते हैं R3 पे एक बारी, ठीक है। R3 पे जाएंगे, इसमें भी राउटर OSPF कमांड टाइप करेंगे, OSPF 1, नेटवर्क बताएंगे कौन सा नेटवर्क की बात हो रही है, 10.0 डॉट, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, और एरिया कौन सा ये आना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक और इंटरफेस यहाँ, नेटवर्क, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, 3, एरिया क्या है इसका, ठीक है, एरिया 0, तो ये कमांड थी, डन है। तो यहाँ पर हमने OSPF चला दिया है अपने हर एक राउटर पे, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये डेटा इसकी राउटिंग टेबल पे यहाँ पर आई, R1 पे देखते हैं, R1 की अब राउटिंग टेबल देखते हैं, एग्जिट किया, एग्जिट किया, क्या कमांड होती है राउटिंग टेबल देखने की, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे OSPF से हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क के बारे में आ रहा है, 10.24 के बारे में बताया है, 10.034 के बारे में बताया, और 192.168.4.0 के पास पहुंचने दो रास्ते बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी इन्होंने शेयर करी होगी अपनी टेबल। और कैसे, अब देखो यहाँ पर आपको तो इससे ये O से बदल जाएगा भाई, ये OSPF से राउट आया, ठीक है। अब मुझे देखना है यहाँ पर शो, एक और कमांड होती है शो आईपी प्रोटोकॉल, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है, OSPF चल रही है, ठीक है। कौन कौन से इंटरफेस पे चल रही है OSPF, इन दोनों इंटरफेस पे चल रही है, एक इस नेटवर्क पे चल रही है, एक इस नेटवर्क पे चल रही है ना। फिर कौन कौन से इसके राउटर की इंफॉर्मेशन इसके पास आई है, इन इन राउटर से इसके पास इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है। और OSPF की एडी वैल्यू क्या होती है, तो जब भी कोई राउट आते हैं तो आपको यहाँ पर दो वैल्यू दिखती है, एडी वैल्यू और मैट्रिक वैल्यू। एडी वैल्यू हमेशा आप पहले दिख जाती, जब मैंने रिप भी चला दी यहाँ पर, एक काम करता हूँ इस नेटवर्क में सेम रिप भी चलाता हूँ। फिर देखते हैं राउटिंग टेबल में कौन से राउट आते हैं, मैंने चला रखा है, वैसे चलाते नहीं हम, चला सकते हैं बट चलाते नहीं हैं,
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते, क्या पता दो कंपनी मर्ज हो गई हो, तो जो दूसरी कंपनी थी वो अलग चला रही थी, तो वो मर्ज होने के बाद दोनों चल रही है, बट राउटिंग टेबल में सिर्फ एक ही को प्रेफर किया जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इसी में रिप भी चलाता हूँ, ये एडिशनल चीज है दिखाने के लिए कि आप अपने नेटवर्क में रिप भी चला सकते हो। तो सर रिप के तो एक्सपर्ट नवीन जी आप हुई हो ना, थोड़ी हेल्प करना है रिप चलाने में हमारी, बता दोगे, ठंड तो नहीं लग रही? चलो ठीक है, ओएसपीएफ चला चुके हैं हम अभी यहाँ पर, अब रिप की बारी आ गई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉन्फ़िग टी करते हैं, इसी नेटवर्क में हूं मैं, ओएसपीएफ चल रहा है, बताओ राउटर रिप, बस फिर वर्जन 2 चला दिया भाई साहब, ये लो वर्जन 2, फिर नो ऑटो समरी, फिर नेटवर्क कमांड चला देते हैं, फिर बताओ। ठीक है, इसमें 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 बताते ही नहीं है सबनेट मास्क, फिर नेटवर्क अब वो यहाँ पर अभी हम इसमें आईपी नहीं, तो हम चाहते नहीं, ये हमारे एक तरीके से ये राउटर हमारी कंपनी का ऐसा राउटर है जो आईएसपी के नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिस अभी तो हम इंटरनल राउटिंग करा पाएंगे, ठीक है, अपनी नेटवर्क के अंदर, बट जब हमें डेटा अपने नेटवर्क से बाहर किसी नेटवर्क में भेजना है तो हम आईएसपी से कनेक्टिविटी लेते हैं, तो ये वो आईएसपी से कनेक्टिविटी, यानी यहाँ पर इसके पीछे इंटरनेट है, क्लियर है? तो अब देखो हम राउटर 2 में जाते हैं सर, अब R1 में चला दिया हमने, फिर बताओ यहाँ पर राउटर रिप, ठीक है, वर्जन 2, फिर ठीक है, फिर 24, ठीक है, दोनों इंटरफेस में चल जाएंगी रिप भी, ऐसे R4 में जाएंगे, राउटर रिप चलाएंगे, फिर नो ऑटो समरी, फिर मैंने वर्जन 2, ठीक है, फिर नेटवर्क कमांड 24.0 नेटवर्क में, ऐसे 34 का भी है, इसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे, नो, तो आप इस नेटवर्क कमांड डालेंगे 10.0 डॉट, ठीक है, फिर एक और नेटवर्क है यहाँ पर, बट हमें पता है कि ये पैसिव इंटरफेस बनेगा इसके अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर कोई राउटर है नहीं इसके इंटरफेस में, तो पैसिव इंटरफेस gig 0 स्लैश, हम चलेंगे कौन से राउटर के पास, R3 पे गए, अब देखो यहाँ पर R3 में राउटर रिप, फिर ठीक है, हमने अब रिप भी चला दिया, अब एक बारी देखते हैं R1 पे कौन से राउट आए, दोनों चला रखे हूँ, ठीक है, राउटर टू शो आईपी, अभी भी आप यहाँ पर देखो हमारे पास क्या 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 आ रखे हैं यहाँ पर, ओएसपीएफ से ही राउट आ रखे हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल देखते ही बारी कमांड, ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो दो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है, जब आप चलाओगे डू शो राउटिंग आईपी पर चलाएगी ना, तो देखो यहाँ पर एक राउटिंग प्रोटोकॉल रिप भी चल रही है जो हर 30 सेकंड में क्या भेजती है, हेलो मैसेज भेजती है, 20 सेकंड इसका, सॉरी 180 सेकंड इसका क्या है, होल्ड टाइमर है, ठीक है, और इस इंटरफेस में चल रही है, मतलब कि ये देखो इस इंटरफेस से क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन आ रही है, gig 0 स्लैश 0 से आ रही है और gig 1 इससे आ रही है, ठीक है, ये सब चीजें इससे आई, अब ओएसपीएफ भी चल रहा है, बट हमारी राउटिंग टेबल में किससे इंफॉर्मेशन आ रही है, वापस दिखा देता हूँ एक बारी करके, टू शो आईपी राउट, तो राउटिंग टेबल पे क्यों आई इंफॉर्मेशन, वो क्योंकि सिर्फ बेस्ट पाथ की ही इंफॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले देखो अब दो, मैंने बोला मेरे नेटवर्क में ही दो चल रही है, रिप चल रही है और ओएसपीएफ भी चल रही है, अब सर दोनों के अलग अलग तरीके हैं मेट्रिक वैल्यू फाइंड करने के लिए, रिप की मेट्रिक वैल्यू क्या होती है, हॉप काउंट, 16 हॉप काउंट, 15 हॉप काउंट के ऊपर कोई भी वो हो तो वो अनरीचेबल बताती है, यानी वहां तक नहीं पहुंचा पाएगी, एक सेकंड, ठीक है, तो ये कंडीशन है इसकी, अब ये ज्यादा ये छोटे नेटवर्क के लिए काफी सही है, बट ओएसपीएफ बहुत बढ़िया है, ओएसपीएफ में ऐसी कंडीशन नहीं है, वहां पर भी मैट्रिक वैल्यू है, वो है कॉस्ट, आज के टॉपिक में कॉस्ट ही समझेंगे हम, ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे OSPF से ही क्यों आया। सबसे पहले यहाँ पर सेम दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है, OSPF से भी आ रही है, एक रिप से भी आ रही है। तो कंपेयर होगा सबसे पहले एडी वैल्यू। रिप की एडी वैल्यू क्या होती है 120, OSPF की क्या होती है 110। तो इन दोनों में से सबसे लोवेस्ट किसकी है, तो इसलिए OSPF ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। अगर मैंने इसी नेटवर्क में EIGRP और OSPF चला रखा होता फिर EIGRP आता, क्योंकि EIGRP की वैल्यू 190 है 90 और OSPF की 110 है। सर उसकी दो है ना, हाँ पर अभी सीजन के हिसाब से एक ही ध्यान रखना। क्लियर है, डन। तो ये है। उसके बाद जब मैट्रिक वैल्यू चेक होती है, अब देखो क्योंकि अब इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए OSPF को प्रेफर किया गया, बट फिर भी दो राउट आ रहे, दो रास्ते आ रहे। एक आ रहे 10.0.12.2 से, यानी यहां तक पहुंचने के लिए जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, एक ऊपर वाला पाथ आ रहा है, ठीक है, और एक आ रहा है नीचे वाला पाथ 10.0.13. वाला नेटवर्क से। तो इसलिए दोनों की हमारी मेट्रिक वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गए, दोनों के दोनों यहाँ पर आ गए। तो OSPF की मेट्रिक वैल्यू कैसे निकलती है, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जैसे हमारी रिप में क्या थी, हॉप काउंट थी ना, जितने राउटर हमारे नेटवर्क बीच में आएंगे वो हॉप काउंट में आएंगे। देखो एक हॉप काउंट, फिर दो हॉप काउंट, तो दूसरे हॉप काउंट के बाद यहाँ पहुंच रहा है। सेम इस तरफ भी एक और दो हॉप काउंट। क्लियर है नवीन जी, क्लियर। तो OSPF काम कर रहा है, ऐसे OSPF काम करता है, ये कल आपने प्रैक्टिकल भी किया था। अब आज जानेंगे OSPF की और डिटेल्स, ठीक है। तो आज आपका टॉपिक है, लिख लो OSPF की कॉस्ट। जो मेट्रिक वैल्यू का रिलेशन था, क्या था, कॉस्ट। इसकी PDF नहीं मिलेगी, ये मैं चाहता हूं आप खुद वीडियो देख के लिखो साफ सीधी भाषा में, वरना आप OSPF ऐसी चीज है PDF के भरोसे बैठोगे लिखोगे, आप इसी माने लिखोगे भी वीडियो सुनोगे भी, ठीक है। तो दिमाग में डालनी है चीजें। अब यहाँ पर OSPF की मेट्रिक वैल्यू क्या होती है हमारी, कॉस्ट। इसको ना नोट में लिखना है यार, अपने हिसाब से खुद के नोट ज्यादा बेहतर होते हैं। तो रिटेल चीजें हैं, ये इंटरनेट में भी मिल जाएगी दोस्त आपको। फर्क ये आप यहाँ पढ़ के अपने डाउट सामने रखो, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास 8 मैट्रिक वैल्यू से हम क्या करते हैं, बेस्ट पाथ फाइंड करने में हेल्प करते हैं। जिस भी पाथ की सबसे लोवेस्ट मैट्रिक वैल्यू होगी वो क्या बन जाता है, बेस्ट पाथ। तो OSPF से मल्टीपल राउट आ रहे हैं एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो बेस्ट पाथ कैसे पता लगेगा, विद द हेल्प ऑफ जिस भी राउट की लोवेस्ट मैट्रिक है, ठीक है। तो OSPF की मैट्रिक क्या हमारी, कॉस्ट। पैसा, नाम पैसा लिख रहा है, कॉस्ट वो वाली कॉस्ट नहीं है, इसका फॉर्मूला है वो देखना है, ठीक है। सर देखो, इट इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बैंडविड्थ ऑफ द इंटरफेस। सर जो भी आपके राउटर के बीच में, जिस भी राउटर से आपका एग्जिट इंटरफेस है जो भी आ रहे हैं ना, तो हर एक इंटरफेस की अपनी अपनी कॉस्ट होती थी। तो जैसे कि देखो, वो वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती थी, हर इंटरफेस की पहले कॉस्ट निकालेंगे जितने भी रास्ते में आपके एग्जिट इंटरफेस आ रहे हैं। तो वो होती थी हमारी बैंडविड्थ की स्पीड पे, मतलब गीगाबिट का पोर्ट है, फास्ट इथरनेट का पोर्ट है, इथरनेट का पोर्ट है, तो सबकी कॉस्ट अपनी अपनी होती थी। तो एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट निकालने का, वो है, जो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, ये कॉस्ट इक्वल टू एक रेफरेंस बैंडविड्थ है, रेफरेंस बैंडविड्थ है, उसको डिवाइड करते हैं हम इंटरफेस की बैंडविड्थ से। किसे डिवाइड करते हैं, जैसे मेरा R1 है, तो देखना ये इंटरफेस कौन सा है, गीगाबिट का है ना। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले मैंने बोला एक डेटा भिजवाना R1 से R2 से कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो देखो R1 से आउट होगा ये, फिर R2 से भी आउट होगा, रास्ते में दो राउटर आ रहे हैं। तो पहले R1 की कॉस्ट निकालेंगे, फिर R2 की कॉस्ट निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो एक एक करके कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हमारी रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, द डिफॉल्ट रेफरेंस वैल्यू इज व्हाट, 100 Mbps वैल्यू है, ये डिफॉल्ट रहती है पहले से ही। आप चेंज कर सकते हो जो, बट आपने चेंज नहीं की, तो डिफॉल्ट रेफरेंस कॉस्ट क्या होती है 100। अब आप 100, अब हमारी 100 आ गई रेफरेंस कॉस्ट। अभी मैं R1 की वो निकाल रहा हूँ कॉस्ट, तो ठीक है 100। कौन सा पोर्ट है हमारा नीचे R1 पे, gig 0/0। गीगाबिट कितनी स्पीड भेजता है, 1000 भेजता है।
गीगाबिट यानी 1000 एमबीपीएस की बात होती है ना, डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 2 जीरो कट गए, फिर एक जीरो प्लस 0 पॉइंट, देखो ये 2 जीरो कट गए, जो एक जीरो बचा हुआ है वो ऊपर, वो ऐसे 0.1। बट कभी हम 0 पॉइंट, हम यहाँ पर अब समझना, ये 0.1 आई ना, बट ये होती ही नहीं। अब समझना क्या क्या सिनेरियो है। अभी फॉर्मूला तरीका यही है, बट हम कभी डेसिमल पॉइंट वाली फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेते। जैसे कि देखो, आपकी रेफरेंस बैंडविड्थ आपकी 100 है, और इंटरफेस आपका कौन सा है, 10 एमबीपीएस वाला, यानी ईथरनेट वाला यहाँ पर पोर्ट है। तो हमारी 100 बाय ईथरनेट कितनी स्पीड सपोर्ट करता है, 10 एमबीपीएस। ईथरनेट पोर्ट 10 एमबीपीएस करता है, तो 100 बाय 10 होगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट 10। ठीक है। अब मैंने बोला आपका, अब ये तो ईथरनेट का पोर्ट आ गया। अब मैंने बोला कोई फास्ट ईथरनेट का पोर्ट होगा तो क्या होगी, रेफरेंस बैंडविड्थ हमारी 100 होती है, उस और फास्ट ईथरनेट की स्पीड क्या होती है, 100 एमबीपीएस। यहाँ पर देखना 100 है, और नीचे पोर्ट, रेफरेंस बैंडविड्थ तो 100 रहती है, और पोर्ट कौन सा है, फास्ट ईथरनेट का, तो कॉस्ट क्या आ जाएगी अब, डन है। अब अगर आपका पोर्ट गीगाबिट का पोर्ट है, रेफरेंस बैंडविड्थ 100 है हमारी, इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है, 1000, जो हमने अभी निकाली थी यहाँ पर, तो वो अभी हमारा आंसर था 0.1। तो सर कभी 0.1 नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, समराइज करके इसे 1 बोल देते हैं, 0 नहीं बोलेंगे, 1 बोलेंगे, ठीक है, डन है। ऐसे ही अगर आपका पोर्ट 10 गिग का पोर्ट हो, 10 गिग का पोर्ट यानी 100 एमबीपीएस, तो हमारी रेफरेंस बैंडविड्थ थी फॉर्मूले के हिसाब से, जो ये फॉर्मूला है, और इंटरफेस कौन सा हमारा 10 गिग का, तो क्या हो जाएगा 100/10,000, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट गए, तो ये 0.001 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। ये भी हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको भी हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। हम जो भी आपकी वैल्यू लेस देन 1 आती है कॉस्ट निकालने के बाद, उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देते किसमें, ये ओएसपीएफ अपने आप करता है। क्लियर है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, अगर हम रेफरेंस बैंडविड्थ हमारी 100 ही रहेगी, तो फास्ट इथरनेट गीगाबिट इथरनेट का पोर्ट या 10 गिग का पोर्ट हो, इनकी सबकी कॉस्ट क्या शो करेगा, वो 1। ठीक है। एक्चुअली ये इनएक्यूरेट है, आपको पता है जो 10 गिग का पोर्ट होगा वो ज्यादा डेटा जल्दी जल्दी भिजवा पाएगा, कंपेयर करेंगे फास्ट इथरनेट से, तो ठीक है। तो देखो, देयरफॉर फास्ट इथरनेट, गिग इथरनेट और 10 गिग इथरनेट आर इक्वल, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव कॉस्ट ऑफ 1। जो फॉर्मूला निकाल के कॉस्ट क्या आ रही है उसकी, 1 ही आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कॉस्ट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज द रेफरेंस बैंडविड्थ विद दिस कमांड। क्योंकि देखो, एक्चुअल कॉस्ट नहीं आ पा रही अभी भी। ओएसपीएफ का फायदा क्या था, एक चीज समझना, लिख रहे हो, लिख लो फिर समझाता हूँ। आपको कोई पॉइंट लगे इंपॉर्टेंट तो लिख लेना फॉर्मूले के साथ साथ। ठीक है। और ये जो आपकी हो गई नई कमांड लिख दी, उसको भी लिखते रहना नोट बना के अपना, ठीक है। ये वाला ऑटो कॉस्ट है। अभी बताता हूँ सर, अभी ऊपर लिख लिया, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट का फॉर्मूला, कॉस्ट इक्वल टू रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस की बैंडविड्थ, ये फॉर्मूला मत भूलना। लिख लो रवि जी, जल्दी लिख लो। अब देखो, मैंने यहाँ पर ओएसपीएफ चलाया होगा अपने नेटवर्क में, मानता हूँ, ठीक है। ओएसपीएफ से इस नेटवर्क से डेटा भेजने के लिए, इस जो यहाँ पर जो आरती से नेटवर्क है, 2 रास्ते आ रहे हैं। एक रास्ता कौन सा आ रहा है, ऊपर वाला यहाँ से, ठीक है। एक रास्ता यार दिख रहा है आपको ये, ठीक है अभी ये तो। अब ओएसपीएफ कौन सा रास्ता चुनेगा, जो भी बेस्ट पाथ होगा। बेस्ट पाथ हमारी मैट्रिक वैल्यू से निकलती है, तो हमारे पास ओएसपीएफ में मैट्रिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट होती है मैट्रिक वैल्यू।
एक बार सुनना पूरी स्टोरी फिर बताएंगे। कॉस्ट होती है हमारी क्या, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस की बैंडविड्थ। और रेफरेंस बैंडविड्थ हमारी हमेशा क्या रहती है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो, अब दोनों रास्ते में से कॉस्ट काउंट करते हुए चलते हैं। तो एग्जिट इंटरफेस की ही कॉस्ट काउंट करते हैं, इनकमिंग की नहीं, एग्जिट इंटरफेस की। तो R1 का एग्जिट कौन सा होगा, F0/1। तो इसकी कॉस्ट क्या निकलेगी बॉस, बताओ फॉर्मूला निकाल के। देखो मैं फॉर्मूला बताता हूँ इसकी, अब यहाँ से पहले राउटर की कॉस्ट चेक कर रहे हैं हम। इसकी आएगी हमारी, रेफरेंस बैंडविड्थ 100 है, ये कौन सा पोर्ट है, हाँ, स्पीड कितनी होती है इसकी भी 100 Mbps होती है, तो कॉस्ट क्या आ गई। ठीक है, अब अगर ऊपर वाले पाथ से भेजेंगे तो ये भी फास्ट इंटरनेट का पोर्ट है, इसकी भी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, ये गीगाबिट का पोर्ट है। दो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ रहा है, बट हम यहाँ पर एनी वैल्यू लेस देन 1 हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं उस में, किसको, 1 पे। तो इसकी भी कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1। तो टोटल कॉस्ट, अब देखो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी R3 तक इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, नहीं, 1+1+1+3, 3 आ गई कॉस्ट ऊपर वाले पाथ से। अब नीचे वाले पाथ से देखते हैं, ये कौन सा पोर्ट, ये मैंने बोला यहाँ पर है, यहाँ पर भी फास्ट ईथरनेट वन है। ठीक है, अब यहाँ से एग्जिट करेगा तो इस वाले, अब ऊपर रास्ते की कॉस्ट आ रही है 3 मैट्रिक वैल्यू, और नीचे वाले रास्ते की मैट्रिक वैल्यू कैसे आएगी, ये फास्ट इथरनेट का पोर्ट है तो क्या कॉस्ट आएगी इसकी, सेम कंडीशन। अब ये यहाँ से एग्जिट लेगा R4 से डेटा भेजने के लिए उस नेटवर्क तक, ये कौन सा पोर्ट है, गिग का, क्या कॉस्ट आनी चाहिए यहाँ पर, ये कौन सा पोर्ट है। ठीक है, और जब ये यहाँ से एग्जिट करेगा तो 1। टोटल कॉस्ट क्या आनी चाहिए पाथ से, तो कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर है, ये कंसेप्ट आता है। बट यहाँ पर एक इररिलेवेंस चीज क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो पोर्ट हमारे फास्ट ईथरनेट के, ये 100 Mbps से डेटा ज्यादा नहीं भेज पाएंगे। सिर्फ R3 का गिग 0/0 हमारा क्या है, गीगाबिट का। और आप खुद सोचो, जल्दी पोर्ट ज्यादा स्पीड किसमें है, गीगाबिट में होती है, फास्ट में होती है, गिग में। नीचे वाले यहाँ पर गिग गिग के पोर्ट है 1000 Mbps के। तो यार सुमित सर, मुझे देखने में लग रहा है अब कॉस्ट तो सही आ रही है, बट फॉर्मूले के हिसाब से ना ये सही नहीं बैठ रही, क्योंकि बात क्या है, एक्चुअल नेटवर्क में मुझे पता है डेटा जल्दी पहुंचेगा नीचे वाले पाथ से, क्योंकि यहाँ पर गीगाबिट के पोर्ट है, तो ज्यादा अमाउंट का डेटा भिजवा पाएंगे। दिख रहा है सर यहाँ पर, दो OSPF की रेफरेंस बैंडविड्थ 100 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर वाला पाथ सही आ रहा है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, नीचे वाले पाथ ज्यादा अमाउंट का डेटा, एक हाईवे, 1 वे हाईवे, एक 2 लेन का हाईवे, वो जल्दी पहुंचा रहा है, एक उसमें और भी लोग जा रहे हैं। एक हाईवे भाई 5-6 लेन का हाईवे, उसमें भी ज्यादा लोग जा रहे हैं, उतनी 2-3 लोग जा रहे हैं, बट वो ज्यादा ज्यादा जल्दी भिजवा देना डेटा, जल्दी पहुंच जाओगे, ट्रैफिक में नहीं फंसोगे। सेम कंडीशन नीचे वाले में, आपको पता है नीचे वाले पाथ पे जल्दी ही पहुंचेगा। बट OSPF की कॉस्ट के हिसाब से अगर हम रेफरेंस बैंडविड्थ ये रखते हैं 100, तो फास्ट इथरनेट गीगाबिट के पोर्ट के लिए और 10 गिग के पोर्ट के लिए कॉस्ट 1 ही दिखा रहा है, तो वो थोड़ा अटपटा है। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि आपके नेटवर्क में आपको एक्यूरेट निकालनी कॉस्ट, बिल्कुल एक्यूरेट कि कौन सा बेस्ट पाथ है, तो आप अपनी रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज कर दो। यानी जो आपके नेटवर्क में सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट पोर्ट कौन सा है, गीगाबिट का पोर्ट है, या तो इतनी रख दो या तो इससे ऊपर कर दो, तो एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगी। तो क्या निकल जाएगी, और अच्छी कॉस्ट निकल जाएगी। जैसे हमारी अभी देखो, इस कंडीशन में समझ में आया, ऊपर वाले पाथ से कॉस्ट क्या आ रही है, जब हमारी रेफरेंस बैंडविड्थ 100 है तो कॉस्ट क्या आ रही थी ऊपर वाले पाथ से 3, नीचे वाले पाथ से 4 आ रही थी ना। अब देखो मैं सेम चीज रिपीट करूंगा, बट देखना गाइस एक चीज, इसे रेस करके मैं यहाँ पर, अब देखना वापस मैंने बोला, सुमित सर बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पोर्ट कौन सा हमारे नेटवर्क में, गिग का पोर्ट है। तो भाई हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट या तो इतनी रखेंगे तो इससे ऊपर रखेंगे, वैसे जनरली बोलते हैं इससे ऊपर रखो। तो गिग के पोर्ट की कॉस्ट क्या, गिग को हमारे 1000 Mbps होता है, एक काम करते हैं, मैं 10,000 कर रहा हूँ, मैं इससे ऊपर ही रख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ रेफरेंस बैंडविड्थ मैं अपनी क्या बना रहा हूँ, 10,000, मैंने चेंज कर दी। ठीक है, तो अब कॉस्ट निकालते हैं। ये फास्ट इंटरनेट का पोर्ट है, यहाँ पर दोनों ऊपर वाले पाथ से करते हैं। अब मेरी रेफरेंस कॉस्ट क्या हो गई, मैंने चेंज करी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी, 1000 डिवाइडेड बाय
10,000 डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगी कॉस्ट अब यहाँ पर? अब इस वाले पोर्ट के लिए हमारे पास कॉस्ट आ गई 100। अभी यहाँ पर पहली कॉस्ट, फिर अब ये भी फास्ट इथरनेट का पोर्ट है तो यहाँ पे भी कॉस्ट क्या आएगी? ये गिग का पोर्ट है, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 तो आ जाएगी हमारी 10। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई ऊपर वाले पाथ से? 210। ठीक है, अब नीचे वाले पाथ चेक करते हैं। अब ये फास्ट इथरनेट का पोर्ट है तो कॉस्ट क्या आएगी? 100। ये गिग का पोर्ट है, एग्जिट इंटरफेस की कॉस्ट काउंट करते हैं, कॉस्ट क्या आएगी अब? ये क्या है बताना, क्या आ रही है यहाँ पर नवीन जी? 130। कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ बना? बनेगा ना बिल्कुल, क्योंकि इसकी कॉस्ट एक्चुअल 130 है, तो ये ज्यादा जल्दी डेटा भिजवाएगा। तो हम रेफरेंस बैंडविड्थ इसलिए भी चेंज करते हैं कि आपको पता है कि एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, एक्चुअल बढ़िया, तो जो आपका हाईएस्ट पोर्ट है तो उतनी रख दो, तो उससे एक जीरो और बढ़ा दो उसमें, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट अच्छी वाली कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर बेस्ट पाथ ही आएगा। ठीक है, पहले की नॉर्मल कंडीशन में हमारे 100 ही थी, चाहे फास्ट इथरनेट हो, गिग का पोर्ट हो, या कोई भी रास्ते में, वो सबको 111 ही मानता था, तो उससे एक्चुअल कॉस्ट नहीं निकल पाती थी, जो बढ़िया कॉस्ट होती है, जिससे हम और एक्यूरेट पता लगा पाए कि कौन सा बेस्ट पाथ है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस बैंडविड्थ भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है अभिषेक जी, नवीन जी, Yes. रवि जी? सर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करवाना पड़ता है। करना पड़ता है हमें ऑटोमेटिकली, तो क्या कैसे मान जाएगा डिवाइस? बाय डिफॉल्ट 100 होती है, आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब कमांड बताते हैं रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था रेफरेंस बैंडविड्थ आप चेंज कर सकते हो, कमांड भी लिखते रहे ना साथ में, कैसे चेंज करते हैं? यू कैन चेंज द रेफरेंस बैंडविड्थ विद दिस कमांड, जो नीचे कमांड लिखी है इसी कमांड से। हम्म, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं R1 के कहां पर हूं, मैं कोई बता सकता किस चीज के अंदर हूँ मैं भी? यानी राउटर OSPF के अंदर हूँ मैं। यहाँ पर कॉन्फ़िग राउटर आएगा तो हम OSPF की कॉस्ट चेंज कर रहे हैं, तो हम OS राउटर OSPF1 और फिर उसके अंदर ही कमांड चलानी पड़ेगी, जो भी समझ गए। तो क्या कॉस्ट है? ऑटो हाइफन कॉस्ट स्पेस रेफरेंस हाइफन बैंडविड्थ, और उसके बाद जो भी आप लिखोगे वो मेगाबिट्स पर सेकंड में आएगा। आप 100 चाहे 10,000 लिखो वो भी MBPS में आएगा, चाहे 100 लिखो वो भी MBPS में आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे ऑटो कॉस्ट रेफरेंस हाइफन बैंडविड्थ, और फिर मैंने 10,000 करी थी, तो मैं यहाँ पर 10,000 लिख दूंगा ऐसे। क्लियर है? तो मेरी रेफरेंस बैंडविड्थ अब चेंज किस में हो जाएगी? 10,000 में। और हर एक राउटर में करना पड़ेगा फिर जाके मुझे, ऐसे नहीं सिर्फ एक राउटर में, जितने भी राउटर मेरे नेटवर्क में होंगे उन सब में जाके मुझे रेफरेंस कॉस्ट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, तभी तो आप निकाल पाओगे फिर बेस्ट पाथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही चीज दिखी हुई है, कैसे चेंज करते हैं। देखो ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ लिखी, तो यहाँ पर आप इतनी रेफरेंस बैंडविड्थ नंबर ले सकते हो, 1 से लेके 429 आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आप चेंज करोगे तो यहाँ पर उसने देखो एक चीज आपको यहाँ पर उसने नोटिफाई करी, प्लीज इंश्योर रेफरेंस बैंडविड्थ इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द राउटर्स, यानी सिर्फ एक राउटर पे चेंज मत करना, जितने भी राउटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उन सब में रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज जरूर करना, ताकि अच्छे से निकल पाए। ठीक है, द कमांड इज एंटर इन मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी एमबीपीएस में बाय डिफॉल्ट 100 होती है, और हम चेंज करके जो भी डालेंगे वो भी एमबीपीएस में आएगी, बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे कि इन्होंने कितनी करी हुई है, 1 लाख करी हुई है। जो भी यहाँ पर थे उन्होंने क्या करा, और बेटर निकालने के लिए 1 लाख कर दी, तब भी आंसर भी आने वाला है। या तो जो भी आपके नेटवर्क में हाईएस्ट पोर्ट होगा, या तो उतनी, या तो उससे एक जीरो बढ़ा देना, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू शुड कॉन्फ़िगर रेफरेंस बैंडविड्थ ग्रेटर देन द फास्टेस्ट लिंक इन योर नेटवर्क। जो भी आपके नेटवर्क में फास्टेस्ट लिंक है, गीगाबिट का पोर्ट है, फास्ट जो भी आपका फास्टेस्ट लिंक होगा आपके नेटवर्क के हिसाब से, उस हिसाब से आप क्या करोगे, रेफरेंस बैंडविड्थ उससे ज्यादा करना जरूर। ठीक है, और वही आखिर में लिखा हुआ है सारे राउटर में करना जो भी OSPF चला रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर। ठीक है, लिखिए कमांड।
और ये पॉइंट में देना, यू शुड कॉन्फ़िगर द रेफरेंस बैंडविड्थ ग्रेटर देन द फास्टेस्ट लिंक इन योर नेटवर्क। क्लियर? अब यहाँ पर इन्होंने वही ओएसपीएफ की कॉस्ट चेंज करी थी, तो इन्होंने बताया था, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, तो ये भी पॉइंट को नोट बना के लिखना, द ओएसपीएफ कॉस्ट टू द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट होती है किसकी, आउटगोइंग इंटरफेस की। जैसे मैंने बताया था, देखो R1 से R4 के यहाँ पर जो यहाँ पर रेड में मार्क दिखा रहे हैं, यहाँ तक डेटा भिजवाना था, तो टोटल कॉस्ट कैसे काउंट करेगा, एग्जिट इंटरफेस को उठा के वो चेक करेगा, वो फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, R1 ने जब एग्जिट किया होगा तो gig 0/0 से कर रहा है, तो यहाँ पर रेफरेंस बैंडविड्थ जो भी चल रही होगी वो इस इंटरफेस की कॉस्ट को लेके चलाएगा, किससे चलाएगा, इसकी कॉस्ट करेगा। फिर R2 से एग्जिट कहां से कर रहा है, इस पोर्ट से कर रहा है, फिर R4 से कहां से करेगा, इस पोर्ट से करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर R1 के इस पोर्ट की, R2 के इस पोर्ट की, R4 के इस पोर्ट की, और फिर डेस्टिनेशन के पास पहुंच गया वो, ठीक है। लूप बैक इंटरफेस मैंने कल आपको बताए थे, लूप बैक इंटरफेस आपके राउटर में हम देते हैं, क्योंकि आपके फिजिकल इंटरफेस डाउन हो सकता है, बट लूप बैक इंटरफेस बहुत जगह काम आता है। आपके राउटर की तरीके से आइडेंटिटी के काम भी आता है, और वो एक ऐसा इंटरफेस होता है कभी डाउन नहीं जाता। आपके फिजिकल इंटरफेस डाउन जा सकता है, और आपके राउटर की पहचान क्या होगी, या तो आपके कोई फिजिकल इंटरफेस में जो आईपी है वो डाउन जा सकती है, बट लूप बैक इंटरफेस की भी डाउन जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, लॉजिकल इंटरफेस। ठीक है, क्लियर, डन है। 2 मिनट को, तो देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई, तो मैंने यहाँ पर लूप बैक इंटरफेस देखा था R2 में 2.2.2.2। अब किसी को डेटा भिजवाना है 2.2.2 के पास, R1 से R2 में है वो 2.2 लूप बैक इंटरफेस है, तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी स्मिथ सर, देखो, इसने अब पहली एग्जिट इंटरफेस की कॉस्ट काउंट करी, गीगाबिट का पोर्ट है, तो यहाँ पर 100 आ गई, इसके मानता हूँ, ठीक है। फिर ये R2 में पहुंचेगा, क्योंकि R2 तो भाई खुद ही है, इसमें थोड़ी एग्जिट इंटरफेस है, तो R2 की मैंने लूप बैक इंटरफेस की कॉस्ट क्या रहती है, हमेशा क्या होती है, 1। तो इसने अपनी कॉस्ट R2 की भी काउंट करी, एग्जिट तो कर नहीं पाया, तो अंदर खुद ही है, तो उसने 1 बता दी, तब क्या आई, 101। क्लियर? आगे चले। ठीक है, तो देखो, हम यहाँ पर, और आप एक काम और भी कर सकते हो, जैसे अभी तो हमने रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करके कॉस्ट मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो एक्चुअल कॉस्ट निकलेगी। हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी जाके बिना फॉर्मूले लगाए कि भाई तू फॉर्मूला वार्मूला मत लगा, मैं तो सीधा कॉस्ट बता रहा हूँ मैनिपुलेट करने के लिए, कि भाई मैंने क्या कर दिया, मेरे को दिख रहा था यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर दिख रहा था ऊपर से कॉस्ट क्या आ रही है, 210, नीचे से आ रही है 130। अब मैंने बोला कि तू फॉर्मूला लगा के मत कर, मुझे चाहिए ही डेटा ऊपर वाले पाथ से ही जाए, मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा ऊपर वाले पाथ से, मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, इसी पाथ से जाए, डजेंट मैटर, हमने रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज कर दी, मैं जाता हूँ इसी में। तो आप कर सकते हो, आप डायरेक्टली R1 को बोलोगे कि भाई तेरी इस पर्टिकुलर पोर्ट से जो कॉस्ट होगी ये होगी, चाहे वो इररिलेवेंट हो, एक्चुअल कॉस्ट ना हो, आपने बोल दी 1000 तो 1000, 1 तो 1 तो 1 तो 1, फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करेगा, जो आपने कॉस्ट बोली वो वही काउंट करेगा उस इंटरफेस के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो करने का, देखो इंटरफेस में जाएंगे हम, कमांड देखना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज, क्या वो एक्चुअल फॉर्मूले से कॉस्ट नहीं बोलेगा, जो आपने कॉस्ट अब खुद मैन्युअली बताओगे वो उस कॉस्ट को उठाएगा। तो आप क्या करते हो, इंटरफेस में जाते हैं सर, हम कहाँ जाते हैं, मैं थोड़ा जूम किया तो आप देख पाओगे। देखो सर, पहले हम कहाँ गए, इंटरफेस के अंदर, यानी R1 पे गया, मैं R1 पे मैंने बोला भाई साहब कि R1 जी जो है, अब ये मैन्युअली कॉस्ट ना निकाल पाए, मैं पहले इंटरफेस में गया, gig 0/0 पे एक कमांड चलाई मैंने, क्या, आईपी, अगर तू ओएसपीएफ की कॉस्ट निकालेगा फिर आप जो भी कॉस्ट वैल्यू दोगे वो मान लेगा, मैंने कॉस्ट दे दी 10,000। तो अब वहां पर एक्चुअल कॉस्ट नहीं निकालेगा, वो बोलेगा भाई इस इंटरफेस से कॉस्ट क्या है, 10,000। फिर आपको R2 में भी जाके 10,000 जो भी करना आप ऐसे दे दोगे, तो अब वो जो कॉस्ट आपने खुद मैन्युअली बताई है वो उसी को उठा के काम करवाएगा। ऐसा नहीं कि उस बैंक उस पर्टिकुलर पोर्ट से आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी, नहीं, बस कॉस्ट वहां पर वो 10,000 लेने से लग जाएगा, जो भी आप वैल्यू दोगे। यहाँ पर हमने 10,000 दी है इसलिए 10,000, आप चाहते हो 1 तो 1 भी हो जाएगी, आप चाहते हो 2 तो 2 भी हो जाएगी। क्लियर है?
अरे ओएसपीएफ, ये लो ध्यान से, ओएसपीएफ, ठीक है, कॉस्ट। तो इंटरफेस की हमने कॉस्ट हम मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला निकालने के बाद ही कर पाए। फिर जब यहाँ पर चलाया, फिर एक कमांड चलाई, डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस gig 0/0, तो वहां पर उसने बताया कि भाई gig 0/0 अप है। देख सेकंड देना। क्या क्या चीजें बता रहा है यहाँ पर देखो। ओ gig 0/0 में लाइन है, इसे पढ़ना आना चाहिए, मैंने बोला रट्टा मारो, इसे पढ़ के देखो कि क्या क्या चीजें बता रहा है। इसने बोला इसका इंटरनेट का एड्रेस, यानी इस इंटरफेस में जो एड्रेस है वो क्या है, R1 के 10.0.2 12.1 है ना gig 0/0 पे। तो वो चीजें बता रहा है। एरिया कौन सा है, एरिया जो यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे आप, ये चीजें हेल्प करती है ट्रबल शूटिंग में कि भाई कंसेप्ट सही है, चला तो दी किसी ने, बट रीड आउट करने के लिए बात है कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कि एरिया गलत हो, तो ये सब चीजें हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पर अपनी कॉस्ट क्या बता रखी है, बट एक्चुअल कॉस्ट तो आपको लग रहा है कि अगर मेरी रेफरेंस बैंडविड्थ यहाँ पर क्या होगी, 100 से हम करेंगे गिग को तो 1 ही आनी चाहिए, तो यहाँ पर 10,000 शो हो रही है, क्यों, क्योंकि हमने मैनुअली चेंज कर दी है। अब ये उस फॉर्मूले से नहीं निकाल रहा जो आपने बोली है, वही कॉस्ट आ रहा है, मैट्रिक्स वैल्यू है, ये दिखाएगा, ठीक है, क्लियर है। बाकी की चीजें भी देखते हैं। तो हमने यहाँ पर तीन, अब हमने यहाँ पर कैसे देखे, देखो अब सुनना, यहाँ पर तीन तरीके हैं आपको ओएसपीएफ की कॉस्ट को मैनिपुलेट करने के, हेडिंग डाल लो फटाफट से। एक तरीका तो आपने देख लिया, कमांड देखिए, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, जिसमें हमने रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज कर दी, तो पूरे नेटवर्क में रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर वो एक्चुअल जो कॉस्ट आएगी वो निकाल देगा, बढ़िया सी खुद से निकालेगा, वो है ना। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, इंटरफेस में जाके मैंने बोला तू अब फॉर्मूले से मत निकाल, देखो मैंने कॉस्ट ही बता दी है ये तेरी ये, ठीक है, वो इररिलेवेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, जो कॉस्ट आपने बता दी वो ही होगी, क्लियर। ऐसी तीसरा तरीका क्या बोल दिया मैंने, अगर मैं अपनी बैंडविड्थ चेंज कर दूं इंटरफेस की, उससे वो तो मैनिपुलेट हो जाएगा। तो देखो तीसरी कमांड सुनने एक बारी, तीसरी लाइन बोल रही है, पहली समझ में आ गई, दूसरी भी हमने कर ली, अब सर ये तीसरी क्या है। तीसरी मैंने बोला चेंज द इंटरफेस बैंडविड्थ। आप इंटरफेस देखो, मैं इंटरफेस में देखो, मैं कन्फिग इफ लिखा हुआ है, यानी मैं उस इंटरफेस के अंदर होना चाहिए, इंटरफेस gig 0/0, कमांड डाली मैंने बैंडविड्थ, और यहाँ पर जो भी आप बैंडविड्थ डालोगे वो किलो बिट्स पर सेकेंड में होगी, एमबीपीएस में नहीं होगी, किसमें होगी, केबीपीएस में होगी। तो आप जो भी वैल्यू डालोगे वो केबीपीएस में आने वाली है, डन है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इंटरफेस की, देखो आप एक्चुअल बैंडविड्थ नहीं चेंज कर रहे हो, होगा वो गीगाबिट का पोर्ट, तो गीगाबिट की स्पीड डेटा ही भेजेगा। बस आपने बोला कि जो कॉस्ट निकालने के लिए अब तेरी बैंडविड्थ तू बोल रहा है इंटरफेस की, उसमें तू चेंज कर दियो, एक्चुअल डेटा वो गिग की स्पीड से ही भेजेगा। मैंने बोल दिया 100 MBPS बोल दिया मैंने। R1 को मैंने क्या बोला, R1 है, इसका ये पोर्ट गीगाबिट का पोर्ट है। अब मैं इंटरफेस के अंदर गया, ये कमांड टाइप करी मैंने, बैंडविड्थ और ये किलोबिट पर सेकंड वैल्यू, तो क्या होगा, वो अब जो उसकी स्पीड तो गीगाबिट से ही भेजेगा, बट जो हमारा फॉर्मूला था कॉस्ट निकालने का क्या था, रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन इंटरफेस की बैंडविड्थ, तो वो जो इस फॉर्मूले में बैंडविड्थ है ना, वो उसको चेंज करेगा। ऐसा नहीं कि वो एक्चुअल कॉस्ट चेंज, वो एक्चुअल बैंडविड्थ की स्पीड चेंज कर रहा है, नहीं, ओनली फॉर द फॉर्मूला। अगर आपको एक्चुअल में स्पीड चेंज करनी है तो उसके लिए कमांड होती है स्पीड कमांड, इंटरफेस के अंदर जाओ, टाइप कर देना स्पीड, और फिर जो भी आपको स्पीड देनी है उसकी, गीगाबिट का पोर्ट तो गीगाबिट से ऊपर कभी भेज नहीं पाएगा वो, क्योंकि उतनी क्षमता है, उससे नीचे भेज दे सकता है वो। आपने बोला फास्ट इथरनेट तो 100 MB, तो 100 MB से ऊपर नहीं भेजेगा, सपोर्ट वो 1000 कर सकता है, 1000 से ऊपर कभी भेज नहीं पाएगा जितनी शक्ति है, बट हाँ उसके कम से तो मैनिपुलेट कर सकते हैं कि भाई तू सिर्फ 100 किलो ही उठा, समझ रहे हो। समझ में आया सर, अभिषेक जी। तो ये तीन तरीके कुछ कॉस्ट को मैनिपुलेट करने के, लिख लो। तो देखो एक कमांड आपको उनकी शो हो रही है, यहाँ पर क्या शो हो रही है,
शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ R1 R3 पे चलाई मानता हूं मैंने, किसी राउटर पे चला दी। अब वो यहाँ बताएगा कि ओएसपीएफ चल रहा है या नहीं, कौन से प्रोसेस आईडी के अंदर आ रहा है, कौन सा एरिया है, कौन सी आईपी मिली हुई है उस पर्टिकुलर पोर्ट पे, कॉस्ट क्या आ रही है, स्टेट क्या है, उसके नेबर कौन कौन है उसके। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी। इसने बोला शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ चलाई, तो क्या बताया, इंटरफेस का नाम बताया। लूप बैक इंटरफेस थे, लूप बैक 0 के नाम से प्रोसेस आईडी उसी के अंदर चलाया हमने, एरिया 0 बता रखा है। ठीक है, लूप बैक इंटरफेस में आईपी हमने ये दे रखी है। ऐसी गीगाबिट का पोर्ट है, प्रोसेस आईडी 1 के अंदर था, ओएसपीएफ का एरिया 0 था, और उस इंटरफेस की आईपी ये है, और कॉस्ट क्या बता रखी है हमने 100। फिर फास्ट इथरनेट का पोर्ट है, जो भी कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट रहेगी उस पर्टिकुलर इंटरफेस से वो बता रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, क्लैरिटी है। कमांड लिखते हुए चलना, ये जो कमांड था कि आप बाद में इसको खोज के, और नोट वोट स्टार वार कमांड के लिए कुछ ऐसा करना कि भाई सुमित सर ने ओएसपीएफ के अंदर ये कमांड बताई थी, हेल्प करेगी। मैंने आपको सजेस्ट किया था आप सीधा लास्ट पेज में सारी कमांड्स हर टॉपिक की लिखना, ना क्या बता रही है क्या करवा रही डजंट मैटर, कमांड जरूर लिखना उसका, ताकि दिमाग में वो कमांड रहे, आपको पता है कि सिर्फ टॉपिक का नाम ओएसपीएफ, इसके अंदर सुमित सर ने ये कमांड, टॉपिक का नाम वीलैन, इसके अंदर ये कमांड्स, टॉपिक का नाम ईथर चैनल, ये कमांड्स। नहीं क्या बताया क्यों बताया मुझे नहीं पता, कमांड ये लिखवा रही है सुमित सर ने। क्लियर है। तो सर मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, ओएसपीएफ सबसे पहले क्या बनाता है नवीन जी, नेबरशिप फॉर्म करता है काम करने के लिए, क्या करता है नेबरशिप, नेबरशिप होगी तभी वो एलएसए भेजता है, वरना नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा वो। ठीक है, तो अब सर अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो पहला पॉइंट क्या बताया यहाँ पर, अब सब यहाँ पर लिख दो ओएसपीएफ की नेबर, टॉपिक है नेबर, ओएसपीएफ नेबर। पूरी पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना। ओएसपीएफ नेबर में ये बोला गया, तो मेकिंग श्योर दैट राउटर सक्सेसफुली बिकम ओएसपीएफ नेबर इज द मेन टास्क। ऐसे लिखो, मेन टास्क क्या है, ओएसपीएफ नेबर बनाना। तो नोट्स बनाने का तरीका होता है, जैसे आपने टॉपिक डाला होगा ओएसपीएफ नेबर डाला होगा, आप डाल सकते हो ऐसे, मेन टास्क ओएसपीएफ के नेबरशिप फॉर्म करना। ठीक है, पहला पॉइंट ऐसे करके, रफ कॉपी होगी शायद से आपकी, मेन कॉपी तो नहीं है ना। ठीक है, अपनी अपनी ऐसे करते हुए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या बताया सर इसने। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वंस राउटर बिकम नेबर दे ऑटोमेटिकली डू व्हाट, शेयर नेटवर्क इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक बार नेबरशिप फॉर्म हो गई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, शेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। तो ऐसे कुछ बनाओ कि भाई सेकंड पॉइंट क्या है, पहले मेन टास्क है ओएसपीएफ का नेबरशिप फॉर्म करना, दूसरा क्या है, नेबरशिप फॉर्म होने के बाद क्या होता है, शेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन, है ना। क्लियर है, यहां से अपना ऐसे करते करते अपने बनाना। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं वापस, तो सबसे पहले वापस ओएसपीएफ में नेबर, उसके बाद ही राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर होती है एक दूसरे के साथ, और फिर कैलकुलेट होता है राउट्स, यानी शॉर्टेस्ट पाथ करके होता है, उसके बाद काम करती है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया, when OSPF is activated on an interface, मैंने किसी OSPF में यहाँ मैंने R1 के इस इंटरफेस में OSPF एक्टिवेट किया, नेटवर्क कमांड, नेटवर्क के बारे में बता दिया, वाइल्डकास्ट एरिया 0, तो राउटर क्या करता है, इस इंटरफेस से क्या भेजेगा, हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा, जैसे एसटीपी करता है ना हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, क्या भेजता है अपना, बीपीडी भेजता है, ऐसे ही ओएसपीएफ भी यहाँ पर पहले हेलो बीपीडी भेज, यानी सॉरी हेलो मैसेज भेजना, ओएसपीएफ के हेलो मैसेज भेजता है ऑन अ रेगुलर इंटरवल, यानी कुछ कुछ टाइम के बाद, और फिक्स टाइम होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम हेलो टाइमर होता है, हेलो टाइम हमारा कितना होता है 10 सेकेंड। तो ओएसपीएफ एक बार जब एक्टिवेट हो जाता है किसी भी इंटरफेस में, क्या भेजता है, हेलो मैसेज भेजता है एट अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, जो रेगुलर इंटरवल है वो कैसे पता चलता है हमारा, हेलो टाइमर से। These are used to introduce router the potential अब देखो, वो हेलो मैसेज भेजा तो उससे पता है कि सामने ओएसपीएफ का नेबर चल रहा है। अब जब ओएसपीएफ के हेलो मैसेज आना बंद हो गए तो समझ जाएगा कुछ प्रॉब्लम, वो क्योंकि हेलो मैसेज तो भेजेगा इंटरवल में, अगर नहीं भेज पा रहा तो वो समझ लेगा भाई जो राउट इसने बताए हैं
अब आगे मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा, क्या पता कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, देखो तो हमारा जो हेलो मैसेज भेजने का टाइमर होता है वो कितने होते हैं, हेलो टाइमर कितना होता है, हर 10 सेकंड में ईथरनेट कनेक्शन के लिए वो क्या भेजेगा, हेलो मैसेज भेजता रहता है वो एसपीएफ के एक्टिवेटेड इंटरफेसेस। ठीक है, जो अब यार मुझे बताओ रिप कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस में भेजता है, रिप भी हमारा हेलो मैसेज भेजता था, वो एक मल्टीकास्ट मैसेज एड्रेस में भेजता था, किसी को याद है, 224 रिप खोलने के बाद तुमने नोट बना रखे हो उसमें, चेक करो ये लिखा हुआ है नवीन इसमें, तुमने लिखा होगा, लिखा है रवि। क्लैरिटी नहीं मिला, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, ठीक है आपने लिखा था, आपने लिखना जरूर कि ओएसपीएफ जो रिप था हमारा वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता था एडवर्टीजमेंट करने के लिए, वो कौन सा नंबर था मल्टीकास्ट का एड्रेस था 224.0.0.9। ऐसी EIGRP भी हमारा एक नंबर यूज करता था दैट इज, और हमारा अब ऐसे ही ओएसपीएफ जो ये हेलो मैसेज भेज रहा है ये कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस में भेजेगा, 224.0.0.5 में। ठीक है यार, याद है ना क्लासेस में ABC हमारी उसके लिए, तो और डी हमारी किसके लिए होती है, मल्टीकास्ट के लिए। 224 से शुरू होती है कहां तक, 239 तक, तो देखो ना ये 224 का एड्रेस नहीं दिख रहा आपको, तो यानी मल्टीकास्ट एड्रेस हम यहाँ पर भी यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज केस दिखा, मल्टीकास्ट एड्रेस कहाँ यूज करते हैं, सर राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो शेयर होती है वो मल्टीकास्ट एड्रेसेस में होती है। क्लियर, ओएसपीएफ के जो मैसेज होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं आपके आईपी हेडर के अंदर, और वो वहां पर जो आपका याद करो जो आईपी हेडर में जाएगा, क्योंकि नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो मैंने आपको जब नेटवर्क लेयर के हेडर पढ़ाया था, यानी आईपी हेडर पढ़ाया था मैंने, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था एक प्रोटोकॉल की फील्ड थी, उसी प्रोटोकॉल की फील्ड से पता था कि कौन से प्रोटोकॉल के मैसेजेस जा रहे हैं। तो ओएसपीएफ की प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है, 89। सर एक क्वेश्चन आता है, आप कॉपी में भी लिख लो, तो ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोटोकॉल नंबर है, वो है 89। अभिषेक जी पता है आंसर इसका, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोकॉल नंबर एंड पोर्ट नंबर। अरे पोर्ट नंबर पता है अपने को क्या होते हैं, पोर्ट नंबर क्या होते हैं, पोर्ट नंबर लॉजिकल पोर्ट, उनमें डिफरेंस, और प्रोटोकॉल नंबर में डिफरेंस। जैसे ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर क्या आता है 89, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ओएसपीएफ है, और ऐसी पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी सर्विस चल रही है, एचटीटीपी के लिए अलग। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इंटरव्यू में पूछते हैं डिफरेंस बताओ प्रोटोकॉल नंबर और ये पोर्ट नंबर में। बिल्कुल सही बताया आपने, पोर्ट नंबर सर आपने बताए थे 0 से लेके आते हैं 65,535 तक होते हैं। बिल्कुल है, उसमें मैंने 3 कैटेगरी भी बता रही थी, वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट, रैंडम पोर्ट, कंसेप्ट पता है। अब कोई क्वेश्चन पूछ लेगा प्रोटोकॉल नंबर एंड पोर्ट नंबर में डिफरेंस, तो अभी तो मैंने बताया नहीं, पोर्ट नंबर बता चुका हूँ, ऐसे ही मैंने प्रोटोकॉल नंबर आपको सिर्फ अभी एक ही बताया है। ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर क्या है, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है। तो उसका साफ सीधा है कि भाई प्रोटोकॉल नंबर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है, और पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं ये सर्विस कहाँ पर कौन से पोर्ट पे चल रही होगी। नेट पे सर्च करना, गूगल करना, क्वेश्चन है अपने कॉपी में सजा के लिखना भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है,
इससे पढ़ना, इसकी रिसर्च करना थोड़ी इसके बारे में, ठीक है। अब सर हमारे पास आती है स्टेट्स, अब डाल दो ओएसपीएफ की स्टेट्स। नेबरशिप का कंसेप्ट समझ आए, नेबरशिप फॉर्म करना हद जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपका टॉपिक है ओएसपीएफ की स्टेट्स। ओएसपीएफ की भी स्टेट्स होती है सर, एकदम से ओएसपीएफ रेडी नहीं होता अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन, वो सारी स्टेट से गुजरने के बाद ही वो रेडी हो जाता है कि भाई हाँ अब मेरे पास पूरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है। तो वो स्टेट कौन सी है? पहली स्टेट आती है आपकी डाउन स्टेट। कौन सी स्टेट आती है? डाउन स्टेट। तो डाउन स्टेट में क्या होता है सुनना, सबसे पहली स्टेट कौन सी है? डाउन स्टेट, बिल्कुल सही आंसर। तो डाउन स्टेट में क्या होता है, देखो अभी मैंने R1 पे गया, मैंने R1 के gig 0/0 पे मैंने OSPF इंटर एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। OSPF इज एक्टिवेटेड ऑन R1 gig 0/0, यानी मैंने OSPF राउटर OSPF नेटवर्क कमांड चलाई, तो अभी मैंने राउटर 2 पे तो OSPF चलाया नहीं, R1 पे चलाया। तो अभी R1 ने एक हेलो मैसेज भेजा होगा नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से, कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस में? 224.0.0.5 पे हेलो मैसेज भेजा होगा, ठीक है। अब उसको अभी ना उसको नहीं पता कि सामने नेबर कौन है, उसको नेबर के बारे में पता भी नहीं, पहले तो हाय भेजा उसने ऐसे रैंडमली, जब वहां से हाय का रिप्लाई आएगा तो लगा भाई सामने नेबर है कोई, मानते हो? ठीक है। तो जब ये हेलो मैसेज भेजा होगा उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताई? माय राउटर आईडी इज 1.1.1। कल मैंने आपको बताया था राउटर आईडी 3 तरीके से चुनी जाती है, या तो आप मैन्युअली राउटर आईडी बता सकते हो, या तो हाईएस्ट आईपी ऑन द लूप बैक इंटरफेस, या तो हाईएस्ट आईपी ऑन द फिजिकल इंटरफेस। ये 3 चीजें मैंने बताई थी कल की वीडियो में, जरूर देखना उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला मैंने लूप बैक एड्रेस डाला हुआ था 1.1.1, तो वो बन गया इसका राउटर आईडी, ठीक है। मैंने मैन्युअली नहीं बताई थी, मैंने राउटर लूप बैक डाला हुआ, तो इसने हेलो मैसेज जब भेजा होगा अपने बारे में बताया, माय राउटर आईडी इज 1.1.1। फिर इसने बताया माय नेबर, इसे पता अभी से पता नहीं माय नेबर कौन है, तो इसने क्या भेजा? 0.0.0, इसे पता ही नहीं है। इसने हेलो भेजा और बता रहा भाई मुझे अपने नेबर के बारे में नहीं पता, बट एक हेलो मैसेज भेज दिया, कि नेबर वहां से जब हेलो मैसेज भेजेगा तब अपनी इन्फॉर्मेशन ला के भेजेगा। सुनना, सबसे पहली स्टेट कौन सी है? डाउन स्टेट। मैंने R1 पे एक्टिवेट कर दिया gig 0/0 पे, तो gig 0/0 से एक हेलो मैसेज गया, उस हेलो मैसेज के अंदर क्या था? माय राउटर आईडी और नेबर की राउटर आईडी। अपने बारे में तो पता ही होगा उसे, बट नेबर के बारे में नहीं पता था, तो उसने वापस 0.0.0 आके भेजा। अब ये मैसेज जब पहुंचता है मेरे किसके पास? R2 के पास। दूसरी स्टेट आती है आपकी, सुनना, इनिट स्टेट। कौन सी स्टेट? इनिट स्टेट। अब इनिट स्टेट में क्या हुआ? R2 के पास वो हेलो मैसेज पहुंचा, R2 के पास वो हेलो मैसेज पहुंचा, तो उसने रीड किया, भाई ये तो मेरे ये आ रहा है 224.0.0.5 में, यानी OSPF का मैसेज है। पहले पॉइंट तो ये क्लियर, क्योंकि OSPF का ही मल्टीकास्ट एड्रेस है। दूसरा पॉइंट, उसने हेलो मैसेज देखा। अब उसने हेलो मैसेज में क्या देखा बॉस? इसलिए ये बंद, अब देखो सुनना, जब R2 रिसीव करता है हेलो पैकेट, वो एक एंट्री ऐड कर लेगा अपनी OSPF की नेबर टेबल पे। क्या कर लेगा उसने? OSPF मैंने R2 पे एक्टिवेट कर लिया मानते हैं, अब R2 के पास रिसीव हुआ, जब एक्टिवेट करूंगा तभी तो समझ पाएगा R2 मैंने एक्टिवेट कर दिया। तो R2 ने जब एक्टिवेट किया तो उसके पास आया भाई एक बंदा है R1 अपने बारे में बता रहा है, और नेबर बता रहा है भाई कोई उसको नहीं पता नेबर के बारे में, तो वो समझ गया अभी ये डाउन स्टेट में होगा, तो R2 बट इनिशियलाइज स्टेट में आ गया। भाई R2 को तो पता चल गया सामने नेबर कौन है, 1.1.1। तो अब R2 क्या करेगा? एक हेलो मैसेज भेजेगा सामने वाले को, भाई साहब ये भी भेजेगा। अब देखो R2 ने क्या भेजा, देखो R2 भी अपना अभी बताता हूँ। जब R2 के पास हेलो पैकेट पहुंचा तो उसने अपने टेबल में यानी नेबर टेबल में R1 की एंट्री ऐड कर दी। भाई साहब एक R1 है 1.1.1, मेरा नेबर बता रहा है अपना आपको, क्योंकि उसके पास तो रिसीव वो नेबर की तो होता है। R2 ने नेबर टेबल में डाल ली, तो जब R2 ने R1 की इंफॉर्मेशन अपनी नेबर टेबल में डाली, तो वो कौन सी स्टेट होती है? इनिट स्टेट, इनिशियलाइज स्टेट, इनिट स्टेट। दो स्टेट क्रॉस कर लिए भी हमने, डाउन स्टेट जब नेबर के बारे में नहीं पता था किसी को, और इनिट स्टेट होता है जब एक हेलो मैसेज रिसीव होता है एक पर्टिकुलर इंटरफेस में, ठीक है, तब वो होती है हमारी इनिट स्टेट। ठीक है, तो इनिट स्टेट कौन सी होती है? जब हेलो पैकेट रिसीव होता है, बट वहां पर राउटर आईडी, जो वहां पर नेबर की राउटर आईडी है वो उसकी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसको अभी उसको पता है कि हेलो मैसेज तो भेजा, बट उसको नहीं पता मेरे बारे में, दैट इज इनिट स्टेट। अब आती है तीसरी स्टेट, टू वे स्टेट। तीसरी स्टेट कौन सी है? पहली स्टेट डाउन हो गई, दूसरी स्टेट इनिट स्टेट हो गई, तीसरी हो गई टू वे स्टेट।
नाम से होती दो तरफा। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब R2 एक हेलो मैसेज भेजेगा जहां पर R2 अपनी राउटर आईडी बताएगा, और नेबर तो उसको पता चल गया, वो नेबर आईडी में डालेगा 1.1.1। अब वो जब हेलो मैसेज मेरा R1 के पास पहुंचेगा तो R1 समझ जाएगा भाई मेरा नेबर ये बन गया। तभी नेबरशिप फॉर्म होती है कि भाई उसने उसके बारे में बताया, उसने उसको बताया। अभी सुनना, R2 क्या भेजेगा, हेलो पैकेट भेजेगा कंटेनिंग राउटर आईडी ऑफ बोथ द राउटर, अपनी भी और जो जो जिसके पास भेज रहा है उस नेबर की भी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा टू वे स्टेट होती है। तीसरी स्टेट होती है एक्स स्टार्ट स्टेट। कौन सी स्टार्ट स्टेट? एक्स स्टार्ट स्टेट। एक्स ई एक्स स्टार्ट स्टेट। अब देखना, नाम निकलिए स्टार्ट का। तो पहला पॉइंट बोल रहा है नाउ बोथ द राउटर्स विल प्रिपेयर टू एक्सचेंज अबाउट देयर एलएसडीबी। मैंने बोलता हर एक राउटर के पास क्या होती है, अपनी अपनी एलएसडीबी टेबल। ठीक है, कॉमन होती है सब में वैसे। तो मैंने बाद में कॉमन बनती है, बट पहले तो अनकॉमन भी हो सकती है ना। पहले तो सिर्फ अपने नेटवर्क के बारे में पता हुआ है। अब क्या हुआ, तो बिफोर दैट दे चूज विच वन विल स्टार्ट द एक्सचेंज। अभी वो नेबरशिप तो फॉर्म हो गई। ठीक है, अब वो देखेंगे कौन पहले एलएसडीबी टेबल भेजेगा। तो वो भेजने के लिए मास्टर और स्लेव बनाना पड़ता है। एक मास्टर बनता है, एक स्लेव बनता है। मास्टर फिर शेयर करता है स्लेव को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टू डू दिस, जो ये स्टेट है वो स्टार्ट स्टेट है। तो राउटर विद द हायर राउटर आईडी, जिस भी राउटर की हाईएस्ट क्या होगी, राउटर आईडी 1.1.1 2.2.2, किसकी हायर है, 2.2.2। तो जो हायर होगी वो स्टार्ट करेगा क्या, एक्सचेंज, यानी अपनी एलएसडीबी टेबल बताना शुरू करेगा। ऐसे नहीं दोनों बता रहे हैं, पहले एक बताएगा फिर दूसरी बताएगा। अब पहले कौन बताएगा, वो कैसे डिसाइड होता है, जिस भी राउटर की क्या होगी, हायर राउटर आईडी। ठीक है, द राउटर विद द लोअर आईडी विल बिकम द स्लेव। ठीक है, टू डिसाइड द मास्टर एंड स्लेव दे एक्सचेंज डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। सुनना, उसने एलएसडीबी टेबल पूरी शेयर नहीं करी, उसने सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन सेंड किया कि भाई साहब मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं बताई। उसने बोला मेरे पास ये चैप्टर है, तुम्हारे पास है ये चैप्टर्स, मानते मेरे पास पूरी बुक है। उसने पूरे कंटेंट नहीं बताया कि करके कि भाई ये पढ़ ले ये पढ़ ले ये पढ़ ले, पूरा टॉपिक नहीं। उसने पहले एक तरीके से क्या बताया, डिस्क्रिप्शन बताया कि ये एलएसएस है मेरे पास, डिस्क्रिप्शन बताए, सिर्फ पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं बताई। तो एक्सटार्ट स्टेट में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं एक्सचेंज होती एलएसडीबी टेबल की, सिर्फ क्या शेयर होता है, डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन। इतने एलएसएस मेरे पास हैं, इतने एलएसएस तेरे पास हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अभी तक हमने कितनी स्टेट कर ली, 4 स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है एक्सचेंज स्टेट। स्टार्ट स्टेट के बाद कौन सी आती है, एक्सचेंज स्टेट। ठीक है, इन एक्सचेंज स्टेट क्या होता है, राउटर ने जो पहले डिस्क्रिप्शन सेंड किया था जिसमें एलएसएस थे, वहां पर वो चेक किया जाता है कि कौन से एलएसए मेरे पास नहीं है। मैंने इनको सेंड किया, इन्होंने चेक कर लिया, भाई सुमित सर ये आपकी जो मेरे पास आपने डिस्क्रिप्शन सेंड किया ना, मेरे पास ये एलएसएस नहीं है। तो फिर अब वो उन एलएसएस में वर्क होना स्टार्ट होता है। तो देखो, दीज डेटाबेस डिस्क्रिप्शन जो हमने पहले शेयर किए थे, उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती अबाउट एलएसए, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, राउटर कंपेयर करते हैं वो डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन जो रिसीव होती है विद देयर ओन एलएसडीबी टेबल। ठीक है, और वहां पता चल जाता है कि नेबर से कौन कौन से एलएसए मंगवाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो R1 ने यहाँ बताया आई हैव दीज एलएसए, फिर इसने R2 ने फिर बताया डिस्क्रिप्शन, इसके बाद R2 ने भेजा होगा भाई मेरे पास ये एलएसए है। दोनों को समझ में आ जाएगा कौन सा एलएसए उसके पास है, कौन सा एलएसए इसके पास नहीं है। ठीक है, दोनों को, ऐसे नहीं एक तरफा, दोनों को समझ में आएगा। ठीक है, फिर आती है हमारी पास पांचवी स्टेट। कौन सी स्टेट, लोडिंग स्टेट। डाउन स्टेट, इनिट स्टेट, टू वे स्टेट, एक्सटार्ट स्टेट, एक्सचेंज स्टेट एंड फिर लोडिंग स्टेट। अब लोडिंग स्टेट में ना अब एलएसएस की डिमांड होने लगने वाली है, बट कैसे होगी, सुनना। डिस्क्रिप्शन शेयर हो गया था, पता चल अब उन दोनों को पता चलेगा कौन कौन से एलएसए है या नहीं। अब मांगने वाली बात आ गई, भाई रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो लोडिंग स्टेट में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक मैसेज भेजता है राउटर, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट का। क्या भेजता है, LSR, लिंक स्टेट। अब देखो यहाँ पर पहले R1 ने ना एक रिक्वेस्ट सेंड करी, गिव मी दीज एलएसए। उसने देख लिया उसके पास कुछ एलएसए नहीं है R2 की तरफ से, तो उसने बोला R2 को भाई साहब एक LSR का मैसेज भेजा, यानी लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजी। अब जब वो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पहुंचती है तो R2 एक सेंड करता है अपडेट कि भाई ये ले,
ये वाला एलएससी की पूरी इन्फॉर्मेशन उठा ले जो भी तेरे पास नहीं थी। तो इसने एक एलएसयू भेजा यानी लिंक स्टेट अपडेट मैसेज भेजा R1 को। जब ये अपडेट हमारे R1 के पास पहुंच जाता है, ये टेबल में डालता है, फिर एक्नॉलेज भी करता है भाई साहब R2 मुझे तेरा जो तूने एलएसयू भेजा था मुझे वो रिसीव हो गया। तो देखो हमारे लोडिंग स्टेट में क्या होता है, एलएसआर मैसेज आते हैं यानी रिक्वेस्ट दैट देयर नेबर्स सेंड देम एनी एलएसए दैट दे डोंट हैव। जो एलएसए नहीं है उसी की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर जो सामने वाला राउटर होता है नेबर, वो एलएसयू भेजता है यानी लिंक स्टेट अपडेट भेजता है मैसेज। फिर जो अपडेट जब पहुंच जाती है जिस भी राउटर ने लिंक स्टेट रिक्वेस्ट सेंड करी थी उसके पास, तो वो एक एक्नॉलेज मैसेज सेंड करता है कि भाई मेरे पास तेरे एलएसए पहुंच गए हैं जो तूने भेजा था। ठीक है, लोडिंग स्टेट में ये होता है। फिर आती है फुल स्टेट। फिर कौन सी आती है, फुल स्टेट। फुल स्टेट में क्या होता है, अब नेबर ने यहाँ पर R1 R2 ने क्या कर ली, नेबरशिप भी फॉर्म कर ली, जो एलएसए थे वो भी दे दिए, जो नहीं थे वो भी बता दिए, शेयर भी हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो इन द फुल स्टेट राउटर हैव द फुल OSPF एजेंसीज विद एन आइडेंटिकल LSDB। R1 और R2 दोनों के पास अब सेम क्या होगी, LSDB टेबल होगी। ठीक है, दे कंटिन्यू टू सेंड हेलो मैसेज आफ्टर एवरी 10 सेकेंड। हर 10 सेकेंड में अभी भी हेलो मैसेज भेजते रहेंगे ताकि क्या मेंटेन हो, नेबरशिप। अगर वो हेलो मैसेज आने बंद होगा तो समझ में आ जाएगा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी अब हम नेबर नहीं रहे शायद। अगर बातचीत नहीं हो रही यानी नेबर नहीं रहे, साफ सी बात है, हेलो मैसेज रिसीव नहीं हो रहे। एवरी टाइम अ हेलो पैकेट इज रिसीव, जैसे ही हेलो पैकेट रिसीव हुआ तो इनके पास एक होल्ड टाइम यानी डेड टाइमर होता है। डेड टाइमर हमारा होता है 40 सेकेंड। तो वो 40, जैसे मैंने हेलो मैसेज भेजा तो 40 सेकेंड में क्या होता है आपके, 39 सेकेंड, 38 सेकेंड, 37 सेकेंड, 36, 35 करता रहेगा। फिर 10 सेकेंड में वापस हेलो मैसेज आया तो वापस आपका डेड टाइमर क्या हो जाएगा, वापस 40 सेकेंड से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैंने बोला मेरा किसी भी कारण मेरा लिंक खराब हो गया, मैंने आपके पास 10 सेकेंड में हेलो मैसेज नहीं पहुंचा, फिर भी आपने 40 सेकेंड तक वेट किया, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 32, 33, 32, 31, 0, ऐसे करते करते जीरो पे आ गया। जैसे ही जीरो पे आएगा वो समझ जाएगा भाई हेलो मैसेज नहीं आया, नहीं नेबरशिप जा चुकी है। तो वो नेबर टेबल से अपना बंदा क्या करता है, उसको नेबर को हटा देता है। क्लियर है। तो इफ द डेड टाइमर काउंट्स टू 0 एंड नो हेलो मैसेज इज रिसीव, नेबर इज रिमूव्ड। ठीक है, राउटर विल कंटिन्यू टू शेयर LSAs एज द नेटवर्क चेंजेस टू मेक श्योर कि हर एक राउटर के पास कंप्लीट और एक्यूरेट मैप यानी LSDB टेबल हो। ठीक है, डन है। तो ये आपकी स्टेट्स थी OSPF के अंदर। डन है, ध्यान से देखो, जो हमारा टू वे स्टेट है, टू वे स्टेट में क्या होता है, हमारी अब दोनों दो तरफा बातें हो गई। ठीक है, तो यहां पर एक, यहाँ पर आ जाओ, तो ये आपके टाइमर्स और हेलो है। तो ये स्टेट्स थी, यहाँ पर मत भूलना, इसको चाहे तो कॉपी में एज इट इज लिखना, शॉर्टकट में आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है। ये स्टेट्स है, क्वेश्चन पूछते हैं OSPF की स्टेट्स बताओ, ताकि OSPF ने कैसे नेबरशिप फॉर्म करी, कैसे उसने इंफॉर्मेशन शेयर कराई और कैसे सबके पास कॉमन LSDB टेबल होती है। तो ये सारी स्टेट्स को क्रॉस करने के बाद ही सबके पास सेम LSDB टेबल होती है। ठीक है, डन है। तो ये हमारे पास टाइमर है और ये नाम लिखा हुआ है, जैसे पहले नाम दिया है हेलो, तो हेलो मैसेज क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, नेबर को डिस्कवर कर पाए और मेंटेन कर पाए। अगर हेलो मैसेज आने बंद हो गए तो नेबर को क्या कर देता है, रिमूव। दूसरा डेटाबेस डिस्क्रिप्शन क्या होती है, समरी ऑफ LSDB ऑफ द राउटर। लिंक स्टेट डेटाबेस राउटर की क्या होती है, एक समरी होती है जो होती है हमारी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यूज टू चेक इफ LSDB ऑफ ईच राउटर इज सेम, इससे पता चलता है कि भाई इसके पास दोनों के पास सेम LSDB है भी या नहीं। डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ डिस्क्रिप्शन होते हैं। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट क्या होती है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट होती है यानी आप कौन कौन से आपके पास LSAs नहीं है तो उसकी आप रिक्वेस्ट करते हो, फिर सामने राउटर क्या भेजता है, लिंक स्टेट अपडेट भेजता है कि ये ले भाई LSA वो चाहिए था ये ले। फिर जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी वो क्या करता है, एक्नॉलेज भेजता है सामने नेबर को कि भाई साहब मुझे मिल गया आपकी अपडेट, यानी LSA मेरे पास रिसीव हो गए। क्लियर है। तो ये कुछ अब देखो, एक OSPF की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको वो बताई थी, आप डायरेक्टली भी इंटरफेस में जाके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। वो एक अलग सेम काम करने के मल्टीपल तरीके भी हैं हमारे पास। तो OSPF एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एक और तरीका क्या है, देखो इंटरफेस में तो एक्टिवेट करना है,
तो देखो पहले मैं कहा गया R1 के मुझे gig0/0 और gig0/ इन तीनों पे मुझे OSPF एक्टिवेट करना है, gig0/0, gig2/0, gig1/0। तो हमारा बेसिक क्राइटेरिया क्या था, एक सेकंड देना रवि। हम जाते थे राउटर, OSPF, फिर प्रोसेस आईडी बता दी, फिर नेटवर्क कमांड डालते थे, फिर जो भी इंटरफेस में आईपी थी हम वो बताते थे, ऐसे करते लिखते थे। जितने भी हमारे नेटवर्क थे हम ऐसे ऐसे करते रहते थे, ठीक है। R1 पे ऐसे करना पड़ता था। एक और तरीका है सेम काम करने का, क्या तरीका है, इंटरफेस में जाओ, कहाँ जाओ, उस इंटरफेस में गया, आईपी OSPF प्रोसेस आईडी लिखी हुई है और आगे लिखा हुआ है एरिया 0, तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं बताया, इस इंटरफेस में क्या चल जाएगा, OSPF एक्टिवेट हो जाएगा। सेम चीज एक्टिवेट करने वाली बात। फिर इंटरफेस gig1/1 इसमें गया, इस पे भी एक्टिवेट कर दिया। ऐसे gig2/0 पे गया, इस पे भी कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर इंटरफेस LO लिखा हुआ है, लूप बैक इंटरफेस 0। मैंने लूप बैक इंटरफेस को भी एडवर्टाइज कराता हूँ मैं LSAs में, ठीक है, नेटवर्क में। तो मैंने यहाँ पर इंटरफेस ये 10 नहीं लिखा हुआ, ये L0 लिखा हुआ है, लूप बैक इंटरफेस 0। आप लूप बैक 0, लूप बैक 2, 1, 3 बना सकते हो। तो यहाँ पर L लिखा हुआ आगे, उसके बाद 0 मेंशन किया, यानी लूप बैक इंटरफेस का 0 नाम है, उस पर भी एक्टिवेट किया हुआ है। तो यू कैन एक्टिवेट OSPF डायरेक्टली ऑन द इंटरफेस बाय रनिंग दीज कमांड। ये सिंटैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। और पैसिव इंटरफेस बनाना है किसी इंटरफेस को, कुछ नहीं करना, वही, बट पैसिव इंटरफेस बनाने के लिए वही कमांड है यार, आपको राउटर OSPF जाना पड़ेगा, प्रोसेस आईडी के अंदर पैसिव इंटरफेस कमांड डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मुझे सारे इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाना है तो क्या कमांड होती है, एक साथ ही पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट चला दो। क्या बोल दो, पैसिव इंटरफेस। तो जितने भी इंटरफेस है हमारे राउटर पे वो सारे क्या बन जाते हैं हमारे, पैसिव इंटरफेस। कॉन्फ़िगर ऑल इंटरफेस एज पैसिव इंटरफेस, तो क्या कमांड है, पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट। और ये भी राउटर OSPF के अंदर ही चलेगी। आगे सिंटैक्स में लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर राउटर, ठीक है, तो समझ जाओगे ना ये राउटर OSPF के अंदर चलेगी। और आपको फिर किसी राउटर को हटाना है तो नो पैसिव इंटरफेस gig1/0, जिसको भी आपको पैसिव इंटरफेस से हटाना है तो नो लगा देना उस इंटरफेस के नाम के आगे, नो पैसिव इंटरफेस और इंटरफेस का नाम। दैट्स ऑल अबाउट योर OSPF। कुछ डाउट यहाँ पर, समझ में आया OSPF में क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर पाओगे, ठीक है। तो OSPF एक छोटा सा लैब बनाते हैं अपना कुछ। आपने की बताइए, दो कंपनी मर्ज हुई है, एक में रिप चल रहा है और एक में OSPF चल रहा है, तो वर्क कर जाएगा, दोनों में सिम चलाना पड़ेगा। मैंने जैसे अभी यहाँ पर अभी पहले लैब में मैंने क्या करा था, OSPF भी चला रखा था और रिप भी चला रखा था, क्या हुआ वहां पर, आउटपुट क्या आया। OSPF का है, हाँ। बट एक कंपनी में रिप ही चल रहा है, एक में OSPF भी चल रहा है, हम्म। तो मर्ज हुई है वो दोनों कंपनी। हमें जिसमें रिप चल रहा है उसको OSPF भी चलाना पड़ेगा। उसमें ना राउट शेयर जरूर होंगे, ठीक है। अब वो प्रॉब्लमेटिक चीजें भी होती है, वैसे हम एक ही राउट चलाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है, तो मल्टीपल राउट्स आ रहे हैं अलग अलग प्रोटोकॉल से, तो बट आएगी सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल की वैल्यू चलाना आपको, उसमें भी OSPF चलेगा, इसमें भी चलाना पड़ेगा, दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। फिर बेस्ट पाथ ही जो आएगा वो OSPF से ही आने वाला है, क्योंकि उसकी एडी वैल्यू क्या है, अलग। सर ये दोनों अलग प्रोटोकॉल तो समझ नहीं पाते, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या, आपको उसमें भी OSPF चलाना पड़ेगा और इसमें भी रिप चलाना पड़ेगा। फिर दोनों के क्या हो जाएंगे, दोनों सेम स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, फिर उनमें से बेस्ट पाथ आएगा जो OSPF से ही आने वाला है, ठीक है नवीन जी, क्लियर है, Yes. ठीक है। और कुछ डाउट, नहीं सर, ये इसको पढ़ना, ठीक है, और समझना, और जाने से पहले एक बार ये वही लैब प्रैक्टिस कर लेना, इस नेटवर्क की बना के OSPF के शुरू करके कर देना, ठीक है। कमांड्स लिखी इसकी सारी, yes, sir. ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, समझ में आया सर, ठीक है। अरे वेलकम, OSPF की लैब ग्रुप में सेंड कर देता हूँ अभी, तुरंत प्रैक्टिस करना उसकी, ठीक है। जाने से पहले OSPF पूरी जाना। रविंद्र जी रवि जी के साथ बैठेंगे, रवि जी पूरा करके जाना है, जब तक लिखेंगे नहीं, समझ में आए ना आए कोई नहीं, लिखना जरूर है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, वही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ठीक बात।